नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज के शो में फोकस करेंगे कच्चे तेल पर। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। ब्रेंट का भाव एक बार फिर $63 के पार निकल गया है। बाजार आगे भी कीमतों में तेजी जारी रहने की उम्मीद जता रहा है। क्या है कारण, इस तेजी के पीछे कहां तक जा सकते हैं भाव, बताने के लिए हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा बने हुए हैं। वहीं बेस मेटल्स के चाल और उस पर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस पर भी करेंगे आगे शो में बातचीत। कुंवर ग्रुप के डायरेक्टर रवि दोरा हमारे साथ बने रहेंगे, साथ ही जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के भी प्रणव मेर, और इन सभी से स्ट्रैटेजीज लेंगे आगे के शो में। लेकिन शुरुआत कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं। पहले भाव लेकर आते हैं आपके सामने। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय का अगर आप प्राइस देखेंगे ब्रेंट का, तो वो $62 के ऊपर बना हुआ है। $63 तक हमने भाव जाते हुए देखे थे। अब अगर हम रीसेंट रिपोर्ट्स की बात करें तो रिपोर्ट्स इस तरीके की भी आई हैं कि यूएस में जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखाई दिया है। यूरोप, चाइना में डिमांड थोड़ी सी बेहतर दिखने के इंडिकेशंस मिल रहे हैं। कुछ बायर्स एमर्ज हुए हैं जिसके कारण प्राइसेस को सपोर्ट आते हुए दिखाई दिया है। लेकिन और डिटेल समझते हैं, फंडामेंटल्स को समझते हैं। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा बने हुए। नरेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो सर समझना चाहेंगे कैसे देख रहे हैं आप क्रूड के फंडामेंटल्स को, जो कि लगातार वीक साइड पर ही बने हुए हैं। ओपेक प्लस की तरफ से 2 महीने में ही 8 बैरल से ज्यादा का पर डे प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हुई। डिमांड उस तरीके की रही नहीं है, इसी कारण हमने लगातार कमजोरी देखी। बट क्या ऐसा लग रहा है इस रिबाउंड को देखते हुए कि शायद सारे नेगेटिव्स अब इस भाव पर प्राइस्ड इन होने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसलिए प्राइसेस थोड़ा ऊपर आए हैं, या कुछ और फैक्टर्स हैं? नहीं, देखिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन अभी जिसकी चर्चा आज हम कर रहे हैं उसकी मुख्य वजह यह है कि एक जगह से डेटा ऐसे आए हैं जिससे लगा है कि शायद डिमांड में थोड़ी हरकत है, शायद डिमांड ऊपर की तरफ जा रही है। बहुत माइनर से है, लेकिन उससे बुला के बाजार के अंदर जो है एक ऑप्टिमिज्म आया। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा कारण यह है कि सऊदी अरब ने एक तरफ तो जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करी, दूसरी तरफ जो है वो मार्केट का जो उसकी अपनी मार्केट शेयर है एशिया के अंदर खास तौर से उसको बरकरार रखने की कोशिश की है। और दूसरी तरफ उन्होंने एशिया के कंज्यूमर्स के लिए कीमत बढ़ा दी है, जिसमें भारत भी शामिल है। तो इस कुल मिलाकर के उनकी ये मैनूवरिंग ये है कि कीमत जो है वो ज्यादा नीचे जाके चली गई है और उसको किस तरीके से एडजस्ट ऐसे करें कि वो थोड़ा ऊपर आ सके। तो ये मैनूवरिंग होती है। देखिए सऊदी अरब बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेयर है, ओपेक भी सोफिस्टिकेटेड, लेकिन सब देशों के अंदर जो सऊदी अरब है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लेयर है। उसको पता होता है किस तरह का कब क्या कराया जाए जो मार्केट के सेंटीमेंट उससे प्रभावित हों। इसी सऊदी अरब ने पिछले दिनों कहा, अभी 3 दिन भी नहीं हुए, उन्होंने कहा था कि भाई प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, ओपेक भी प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तो सारा बाजार को लगने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, डिमांड कम हो रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कीमत जो है लिहाजा नीचे की तरफ जाने लगी। लेकिन अब उन्होंने देखा, उन्होंने एशियन बायर्स के लिए कीमत बढ़ा दी और साथ में कुल मिलाकर के ये इस तरह का मैनूवरिंग करी है। तो मेरा मानना है कि सऊदी अरब की कोशिश है आज के हालात में भी, जो हालात चल रहे हैं जिसमें डिमांड जो है लगता नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, सप्लाई में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, फिर भी उनकी कोशिश है कि कीमत जो है उसको 65-70 के आसपास लेकर के जाओ। ये उसी का हिस्सा है और ऐसी मैनूवरिंग चलती रहेगी। 65 से नीचे जब भी कीमत जाएगी, इस तरह का मैनूवरिंग सऊदी अरब और कई अन्य देश मिल करके करेंगे। और अगर $70 के आसपास आती है तो वो एक ऐसी प्राइस उसमें जहां वो मार्केट शेयर की तरफ ज्यादा उनका ध्यान चला जाएगा। तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अभी से ये मैनूवरिंग जो हो रही है और ये कहे कि भाई कहीं पर डिमांड थोड़ी सी वहीं पर हरकत है, डिमांड बढ़ने के संकेत आए हैं, तो मार्केट इस तरह रिएक्ट कर रहा है, लेकिन सबके पीछे सारी मैनूवरिंग। अच्छा सर, डिमांड को लेकर आपने हालांकि कमेंट किया, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई कि चाइना की तरफ से, यूरोप की तरफ से थोड़ी डिमांड बढ़ती हुई दिख सकती है। कुछ ग्रीन शूट्स दिखाई दे रहे हैं क्या इस तरीके के, जहां पर थोड़ा कन्विक्शन आ रहा हो डिमांड फ्रंट पे? जो ग्रीन शूट्स तो कहना थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन ऐसा जो कुछ आए हैं संकेत के शायद चाइना जो है वहां पे थोड़ा सा जो है कुछ पॉजिटिव ऑयल मार्केट को दिख रही है। और यूरोप के अंदर जो है, क्योंकि मौसम जो है गर्मियों का आने वाला है, कुल मिलाकर के उनकी निर्भरता जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, जैसे यूएस कर रहा है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि शायद डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसको ग्रीन शूट कहना जल्दबाजी होगी, थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा। अभी डिमांड में कोई ऐसा सिग्निफिकेंट कोई साइन नहीं दिख रहा है कि कोई जो है कहीं से डिमांड एकाएक बढ़ने वाली है। इतना जरूर है कि जो ये था कि डिमांड जो नीचे की तरफ जा रही थी वो रुकी है, जो अपने में ही एक बहुत बड़ा पॉजिटिव संकेत है। तो फिर ऐसे में नियर टर्म रेंज आप क्या देख रहे हैं, और इस साल के लिए क्या एवरेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रेंट पर?
साल तो तेल की दुनिया में बहुत लंबा समय होता है। अभी तो हमको देखना होगा कि आने वाले 2-3 हफ्ते में क्या रहता है। मुझे लगता है कि साल के बारे में तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है, अगर साल के बारे में बात करें, कोई बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर ना हो जाए, यूक्रेन में कहीं ना कहीं शांति जो है वो आ जाए, और गाजा जो है बहुत ज्यादा एस्केलेट ना हो, भारत पाकिस्तान भी एस्केलेट ना हो, अगर ऐसा सब कुछ होता है तो कीमत जो है वो जो है कुछ साल में जो है 70-72 के आसपास रहनी चाहिए इस रेंज पे। लेकिन अगर ऐसा कहीं भी किसी तरह की कोई खलल होती है या डिस्ट्रप्शन होता है तो फिर कीमत नीचे जा सकती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमने ये देखा है कि डिमांड कई जगह घटी है, उसके बावजूद कीमत जो है इस रेंज में जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 65, 67, 70 इसके आसपास कीमत घूमनी चाहिए। मैं एक साल की बात नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले चंद हफ्तों की बात कर रहा हूँ। ये 65 और बीच में जो आपको ये लगे वो 60 चलेगी, 60 से नीचे भी जा सकती है। लेकिन अगर जो औसत है वो अगर 65-70 के बीच में लेके चलेंगे तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत कम कीमत होगी तो फिर इस तरह की मैनूवरिंग जो मैंने पिछले 24 घंटे में देखी है वो फिर शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं कीमत को स्टेबलाइज करने की कोशिश होगी। ओके अच्छा, फेड मीटिंग से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप तनेजा जी? हालांकि वाइडली तो ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं होंगे, बट क्या मान के चलें कि अभी नहीं तो रिलेटिवली सून शायद रेट्स को लेकर कोई डिसीजन फेड को लेना पड़े? देखिए, मुझे ऐसा अभी नहीं लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा कोई चेंज इस समय होने वाला है, क्योंकि ये हमको नहीं बोलना चाहिए कि कुल मिलाकर के जो इकोनॉमी है, चारों तरफ जो इकोनॉमी के हालात है, सब देश जो है पहले कोई ग्लोबल आउटलुक की तरफ नहीं दे रहे। सब देश अपनी अपनी जो टर्फ है, यूरोप अपनी टर्फ में लगा हुआ है, अमेरिका तो पूरी तरह अपने में लगा हुआ है। सब जगह बायलेटरल जो ट्रेड प्रोटोकॉल्स हैं, एग्रीमेंट है, उसकी तरफ ध्यान जा चुका है। तो कोई भी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आज की तारीख में सोच रहा हो ऐसा मुझे नजर नहीं आता। हालांकि उसको अवॉइड करना भी मुश्किल है, क्योंकि वर्ल्ड अब ग्लोबलाइज हो चुका है, उसको डी ग्लोबलाइज करना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिलहाल जो जिस तरह की कोशिशें, एक तरफ तो वर्ल्ड ग्लोबलाइज हो चुका है, लेकिन कोशिश ये है उसको डी ग्लोबलाइज करो। ये सारी कशमकश के अंदर जो है आप उतार चढ़ाव देखेंगे, लेकिन इसका पूरा असर खाली तेल ही नहीं, तमाम कमोडिटीज के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि तमाम देश इस बात पर लगे हैं वो अपनी अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, चाहे इसमें टैरिफ हो गए या बायलेटरल, उनको कैसे प्रोटेक्ट करें। तो अभी तो सब कुछ जो है इसमें काफी स्मोक है, काफी धुआं है। ओके अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और तनेजा जी आपसे, इंडिया पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं इस प्राइस मूवमेंट को, रिजर्व्स के हिसाब से या ओवरऑल जिस तरीके की प्राइसिंग रही है? क्योंकि अगर हम इंपोर्ट बिल देखें तो हमने प्रीवियस मंथ्स में सर्च होते हुए देखे हैं इंडिया के हिसाब से। आप इंडिया के पर्सपेक्टिव से कैसे देखते हैं क्रूड प्राइस मूवमेंट को? देखिए, जो कीमत अभी चल रही है खासतौर से इंडियन बास्केट की, तो हमें तो कोई बहुत ज्यादा शिकायत की बात नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर तेल की कीमत बहुत कम होती है और ग्लोबल इकोनॉमी परेशानी में आती है, वो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं होती। इस समय ग्लोबल इकोनॉमी के लिए थोड़ी परेशानी बढ़ रही है, चाहे वो टैरिफ वॉर को लेके हो या टेंशन अमेरिका और चाइना के बीच में हो। तो हमको सस्ता तेल चाहिए, लेकिन साथ में हमको पूरी ग्लोबल इकोनॉमी वो सुदृढ़ रहे, मजबूत रहे, ऊपर की तरफ जाए, वो भी हमको चाहिए। तो दोनों चीजें एक साथ हो तो वो होता है। अगर एक भी चीज सही नहीं होगी तो परेशानी है। आज की कीमत कम है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर के तो काले बादल मंडरा रहे हैं, तो वो तो उससे तो हमको बहुत कोई पॉजिटिव नहीं है। तो ग्लोबल इकोनॉमी ठीक चले, रोबस्ट हो, ग्रोथ हो उसके अंदर, और साथ में तेल की कीमत अगर 65-70 डॉलर के आसपास भी रहे तो भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए वो अनुकूल होता है। ओके चलिए, शुक्रिया तनेजा जी अपनी राय देने के लिए और तमाम फंडामेंटल्स को इजी लैंग्वेज में एलैबोरेट करने के लिए हमारे व्यूअर्स के लिए, और प्राइसेस पर भी अपनी राय रखने के लिए। हमारे साथ प्रणव मेर भी बने हुए हैं और रवि देवरा भी हैं, इन दोनों के कमेंट्स भी ले लेते हैं। रवि नमस्कार, बताइए पहले तो आपकी राय कच्चे तेल पर। जब से काफी अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से आ चुकी है, मुझे लग रहा है कि आज का एक एडिशनल रीजन वो भी है, चाइना ने अपना जो CRR है उसमें 50 बेस पॉइंट से कटौती की है, तो शायद लग रहा है कि इसका भी एक सेंटिमेंटल सपोर्ट मिल रहा है। एडिशनली ईरान एंड US के बिटवीन काफी हद तक मींस के अपने जो वार्तालाप है उसमें वो सफल हुए थे, बट लास्ट मोमेंटम में फिर से इसराइल के साथ जो US ने अटैक किया येमेन पे, तो आई थिंक ये भी थोड़ा अभी मुझे लग रहा है कि नेगेटिव फैक्टर इन टर्म्स ऑफ सप्लाई हो चुका है। हालांकि जिस हिसाब से सऊदी ने जब से अपने प्राइसेस एशियन रिफाइनर्स के लिए बढ़ाए, उसके बाद लगातार प्राइसेस में एक अच्छी रैली देखने को मिले। इसका जो तनेजा जी आगे जिक्र भी कर रहे थे कि यही एक रीजन है कि जिस हिसाब से मार्केट समझ गया कि यहाँ पे जो प्राइसेस को स्टेबिलिटी देने के लिए एक प्रैक्टिस है, एंड सेकंड साइड की अगर वो अपना प्रोडक्शन का जो कोटा इंक्रीज करते तो इससे जो नॉन कंप्लाइंट मेंबर है जो अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे तो उसको भी एक शायद रेजिस्टेंस मिलेगा।
तो मुझे लग रहा है कि अच्छा एक्शन था ऑल ओवर सिचुएशन वाइज। शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि प्राइजेस मोमेंटम में बहुत बड़ी तेजी के चांसेस नहीं दिख रहे। लेवल स्पेसिफिक 5040 पे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 4980। अपर साइड जो टारगेट वो आपको 5150 तक देखने को मिल सकता है। इंटरनेशनल में ब्रेंट की बात करें तो वहां भी 6370 का एक रेजिस्टेंस है, वहां तक प्राइस जा सकता है, बट वहां पे एक बार मुनाफा वसूली जरूर से करें। अभी तो बाइंग का रिकमेंडेशन है, बट वहां पे मुनाफा वसूली करने भी जरूरी है। आपका ट्रेडिंग व्यू क्या है प्रणव क्रूड पर? हमने काफी अच्छी रिकवरी देखी है क्रूड प्राइसेस में, बट हम थोड़ा कॉन्ट्रा में है। अभी भी जो माहौल है वो वीक है जो ऑयल प्राइसेस के लिए। ये जो हमने रिकवरी देखी वो सऊदी अरेबिया ने जो प्राइस हाइक की थी उस वजह से है, बट अभी भी सेंटिमेंट्स थोड़े नेगेटिव लग रहे हैं क्रूड में। जैसे कि उन्होंने बताया कि 6370 64 जो ब्रेंट क्रूड में रेजिस्टेंस है, और WTI में सिमिलर रेजिस्टेंस आते हैं आपका $62 63 के आसपास। तो इस लेवल के आसपास हम सेलिंग की रिकमेंड करते हैं, और MCX पर वही प्राइस आपको 5120 5150 की रेंज में मिलता है, तो वहां पे हम फ्रेश सेलिंग कर सकते हैं क्रूड में। ऊपर में हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 5200 के ऊपर का। डाउन साइड में हम टारगेट एक्सपेक्ट करते हैं ये आने वाले 2 से 3 दिनों के बीच में 4900 से 4800 तक आने की चांसेस है। ओके, अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चे तेल के बाद बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां पर हमने एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखा था। वापस प्राइसेस ऊपरी स्तरों से हल्का होकर कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रवि, कैसे देखते हैं आप पूरे ही बेस मेटल पैक को? थोड़ा पॉजिटिविटी प्रीवियस सेशन में देखने को मिली थी इस एंटिसिपेशन में कि यूएस चाइना के बीच में कुछ ट्रेड डेवलपमेंट्स होंगी, या फिर अपकमिंग यूएस इकोनॉमिक डेटा पर भी नजरें बनी हुई हैं। डिस्पाइट चाइना ने रिफ्यूट किए क्लेम्स की कोई बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा सा रिलीफ आते हुए दिखाई दिया। हालांकि ये पूरा ही स्पेस यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स को लेकर काफी सेंसिटिव है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी अभी भी पिकअप करने का वेट ये पूरा सेक्टर कर रहा है, बट कैसे देखते हैं आप एग्जिस्टिंग फंडामेंटल्स को पूरे ही स्पेस के? जब से यही कमेंट आ रहा है, रात को यूएस हर रोज बोल रहा है कि वो शायद चाइना के साथ बात कर रहा है, और सुबह चाइना उसका खंडन कर रहा है। तो जब तक ये रहेगा तब तक प्राइसेस में वोलेटिलिटी रहेगी। एंड पर्टिकुलर आप देखें तो एलएमएस से ज्यादा कॉमेक्स को कॉपर है, उसमें ज्यादा वोलेटिलिटी है, कॉमेक्स एल्यूमिनियम में ज्यादा वोलेटिलिटी है। तो आई थिंक इसका बड़ा रीजन है क्योंकि पर्टिकुलर यूएस की ओर से एक सेंटिमेंट इंप्रूव होने चाहिए। अगर मीन्स के चाइना के साथ ट्रेड टॉक हुई तो आई थिंक एक फंडामेंटल एंड सेंटिमेंटल पॉजिटिव होगा। हालांकि जब चाइना है उसका कंफर्मेशन आना जरूरी है, बट मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा ये विवाद में शायद प्राइजेस में एक साइडवेज मोमेंटम दिखा, बट जो उसका आरआरआर कट हुआ, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो, काफी बड़ा कदम है। 50 बेस से कट हुआ तो बड़ी लिक्विडिटी मार्केट में आएगी, तो शायद कल आपको इसका सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। कॉपर एंड जिंक दोनों में बाय करें। कॉपर 845 पे बाय करना है, स्टॉप लॉस 840, टारगेट वुड बी 858। एंड जिंक को बाय करना है 247 के करीब, स्टॉप लॉस वुड बी 245 एंड टारगेट वुड बी 252। ओके, अच्छा प्रणव, आपका व्यू क्या रहेगा डिमांड को लेकर? आपका व्यू क्या है? क्योंकि अगर हम रिसेंट रिपोर्ट्स देखें, रिसेंटली एक जेपी मॉर्गन रिसर्च की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा था कि ट्रम्प पॉलिसीज, ट्रेड जिस तरीके से हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक रिसेशन का डर है, और इसीलिए उन्होंने जो डिमांड फोरकास्ट है बेस मेटल्स के इस साल के लिए वो कट किए हैं। आप कैसे देखते हैं डिमांड पर्सपेक्टिव से? डेफिनेटली एक जो डिमांड है उसको काफी थोड़ा सा हिट मिल सकता है आने वाले 2 से 3 महीनों में, बट ओवरऑल जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ग्लोबली, अगर हम देखें चाइना का डेटा देखें, जो फिर जो लास्ट वीक भी जो ग्लोबल मार्केट से जो डेटा आया था मैन्युफैक्चरिंग PMI का, वो काफी थोड़ा नेगेटिव की तरह था, थोड़ा वीक आया था। कहीं कहीं पर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में मोमेंटम पिकअप किया था, वहां पे फिर से हमने स्लो डाउन देखा है। तो उस वजह से मार्केट्स का अभी भी फोकस ट्रम्प की यूएस प्रेसिडेंट की पॉलिसी पर रहेगा कि भाई वो टैरिफ कितना लगाते हैं, कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है। निगोसिएशंस डेफिनेटली चल रहे हैं बहुत सारे नेशंस के साथ, बट कहीं पर भी हमने ये अनाउंस करते हुए नहीं देखा कि भाई ये निगोसिएशंस कंप्लीट हुए, हमने ये ट्रेड डील साइन कर ली। तो इस वजह से थोड़ा दबाव रह सकता है पे में आने वाले एक दो महीने में। बट एक्सेप्ट फॉर कॉपर, अगर आप देखें जिंक एल्यूमिनियम सेलिंग प्रेशर में बने रहे हैं लास्ट 4 हफ्ते से कंसिस्टेंट रेंज में, क्योंकि उनको एक फ्रेश ट्रिगर चाहिए प्राइसेस को कि भाई क्या होगा, इस पॉलिसी का आउटकम क्या होगा, इस पॉलिसी से बेनिफिट कितना होगा या तो कितना नुकसान होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। कॉपर एक चीज है कि इसको सपोर्ट मिल रहा है, हमने अच्छी रिकवरी भी देखी है कॉपर में, जो अप्रैल बिगिनिंग ऑफ अप्रैल के महीने में जहां पे एक शार्प सेल ऑफ देखा था वहां से। बट कॉपर भी अब थोड़ा साइडवेज
सकता है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम में जा सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो कॉपर जो हिसाब से मोमेंटम दे रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखा हुआ है लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से, तो 841 842 सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऊपर की तरफ ये 855 860 के लेवल टेस्ट कर सकता है आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में। बाकी मेटल्स में अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम एक रेंज बाउंड मोमेंटम है, 228 235 के बीच में चल रहा है, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। जिंक में रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है ऊपर में, अगर पोजिशनल व्यू अगर किसी को लेना है तो 253 256 जब तक जिंक ऊपर में ब्रेक नहीं करता, बड़ी तेजी एक्सपेक्टेड नहीं है जिंक में। सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में, प्राइसेस में हम डिप भी देख सकते हैं टुवर्ड्स 240 235 लेवल्स। ओके अच्छा, एक कमेंट रवि आपका एल्यूमिनियम पर भी, पूरे बेस मेटल पैक में एल्यूमिनियम को आप कैसे देखते हैं? डिमांड कंसर्न्स तो ऑफ कोर्स बने हुए हैं, लेकिन दूसरे बेस मेटल्स के मुकाबले जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो एल्यूमिनियम में ज्यादा है, तो मान के चलें कि पूरे ही पैक में अगर सॉफ्ट साइड पर कोई रह सकता है सबसे ज्यादा तो एल्यूमिनियम हो सकता है, या कोई और व्यू है आपका? डेफिनेटली यहाँ पे टैरिफ लगने के बाद लगातार आई थिंक डिमांड भी कमजोर है। साथ में देखे तो जो पर्टिकुलर सप्लाई इन टर्म्स ऑफ एलएमई में देखे तो वहां पे लगातार इन्वेंट्री में जो ड्रॉडाउन था वो कहीं ना कहीं थमा है, एंड इन्वेंट्री मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे बिल्ड हो रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है, एंड काफी हद तक जो फंडामेंटल्स है वो डिस्काउंट कर लिए। लाइक कॉपर है, तो कॉपर में अभी भी जो स्टडी चल रहे हैं कभी भी वहां पे वो रहेंगे कि कभी भी वहां पे टैरिफ लग सकते हैं, बट एल्यूमिनियम में ऐसा नहीं है। एल्यूमिनियम में जो 25% टैरिफ लगे वो नॉन फैक्ट है, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा यहाँ से तेजी नहीं दिखनी चाहिए। एंड अपर साइड जो रेजिस्टेंस है वो 232 233 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, और लिमिटेड डाउन साइड 225 तक आ सकते हैं, तो कुछ उछाले पे बेचना है 232 के करीब। स्टॉप लॉस 235 का लगा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वीकनेस 225 तक दिख सकते हैं, और एक अंडर परफॉर्मर कमोडिटी का टैग जो लगा है वो शायद आगे भी बरकरार रहेगा। ओके चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बाकी स्ट्रेटेजीज पर करेंगे फोकस। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ कुवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा, जेएम फाइनेंशियल के प्रणव मेहर बने हुए हैं। बाकी करते हैं अब बात कुछ और ट्रेड्स की। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। इंटरनेशनल मार्केट्स में थोड़ा और नरम हुआ है, इनफैक्ट जहां सुबह था उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। फेड पॉलिसी पर डेफिनेटली नजरें बनी हुई हैं। यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स को लेकर भी होप्स इमर्ज हुई, जिसके कारण हमने वापस थोड़ा लाल निशान में ट्रेडिंग होते हुए देखी। बट बड़े इवेंट से पहले क्या रेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रवि, क्या व्यू? जैसे आज के दिन में मुझे लग रहा है कि फेड की पॉलिसी का इम्पोर्टेंट है, उसके पहले ब्रॉडरली मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। कुछ ज्यादा उसमें क्यूज चेंज नहीं हो गए, एंड जब चेंज हो गए तो वो फेड की पॉलिसी के बाद में हो गए, जो मार्केट के बाद आएगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है। हालांकि डॉलर इंडेक्स धीरे धीरे आज स्ट्रांग हो रहा है, यूरोपी रिबाउंड हुआ है, साथ में एशियन बास्केट में भी थोड़ा आज कंपेरेटिव कल के दिन आज प्रेशर देखने को मिला है। तो मुझे लग रहा है कि डॉलर इंडेक्स के स्ट्रेंथ की वजह से शायद आज हायर लेवल पे थोड़ा रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी रखे, 97,300 पे सेल करे गोल्ड को, स्टॉप लॉस लगा सकता है अराउंड 97,620 एंड टारगेट वुड बी अराउंड 96,600। आज एक लिमिटेड रेंज में रहेगा, तो छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक आप टारगेट 96,500 5 to 600 पॉइंट के लिए आप वहां पे मंदी कर सकते हैं। ओके प्रणव, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लें तो क्या राय है आपकी गोल्ड पर मौजूदा स्तरों पर? शॉर्ट टर्म का अगर व्यू देखते हैं गोल्ड में, तो हम अभी भी हमने पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके रखा हुआ है गोल्ड में। नीचे की तरफ में $3300, उसके अगला सपोर्ट बनेगा 3190। जब तक ये दो सपोर्ट ब्रेक नहीं करते, स्पॉट गोल्ड इंटरनेशनल में हमें बड़ी मंदी आती हुई नहीं लग रही है। हाँ, मार्केट्स में वॉलेटिलिटी रहेगी, प्राइस स्विंग्स दोनों बाजू रहेंगे, फ्रीक्वेंट प्रॉफिट बुकिंग्स भी आएगी, बट इन प्रॉफिट बुकिंग्स पे जब तक हमारा सपोर्ट जो बेस सपोर्ट है 3190, जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा गोल्ड में, ट्रेंड पॉजिटिव ही रहेगा। चांसेस है ये शॉर्ट टर्म में ऊपर में $3600 टुवर्ड्स $3700 भी जाने की पॉसिबिलिटी है इंटरनेशनल मार्केट में।
डोमेस्टिक मार्केट्स में अगर आप सिमिलर लेवल्स देखें तो नीचे में टुवर्ड्स 94,500 92,000, ये जो पिछले हफ्ते के सपोर्ट लेवल्स है ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बने हैं, बेस सपोर्ट्स। जब तक ये सपोर्ट्स ब्रेक नहीं करते एक हमें कंसोलिडेशन फेज मिलेगा, उसके बाद प्राइजेस रिकवरी आ सकती है। ऊपर में ये 98 950 1 लाख प्लस लेवल्स की भी पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में। ओके, सिल्वर पर और राय ले लेते हैं। प्रणव, सिल्वर पर कमेंट्स क्या हैं आपके? सिल्वर थोड़ा रेंज बाउंड है, चार्ट्स पर एक रेंज में टिका हुआ है। अगर आप मूविंग एवरेजेस डालते हैं चार्ट्स में तो इन बिटवीन बोलते हैं कि स्टक इन बिटवीन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस। तो एक ब्रेकआउट का लेवल हमें वॉच करना है सिल्वर में 97,000 ऊपर में। अगर ये 97,000 ब्रेकआउट कर जाता है सिल्वर तो हमें अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग रैली मिल सकती है टुवर्ड्स 99,500, पॉसिबली इट कैन गो टुवर्ड्स 1,05,000 लेवल्स ऑल्सो। बट जब तक ये 97,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाता हम एक रेंज बाउंड मोमेंटम देख सकते हैं। नीचे में 93,500 और ऊपर में 97, इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ लग रहा है सिल्वर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कमोडिटीज पर बात कर लेते हैं अब। और एक क्विक राय पहले नेचुरल गैस पे ले लेते हैं। रवि, क्या व्यू है आपका नेचुरल गैस पर? स्ट्रेंथ दिखा रहा है थोड़ी? डेफिनेटली जो यूरो एंड रशिया के बिटवीन जो फिर से तनातनी चली एंड पर्टिकुलर दोनों अपनी जो एनर्जी एग्रीमेंट है वो शायद यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। यूक्रेन को लेके ये फिर से प्राइसेस में एंड वहां पे दोनों के बिटवीन जो प्राइस वॉर है या एनर्जी वॉर है वो फिर से चालू हुआ। इस हिसाब से यूरो के जो स्पॉट प्राइसेस साउथवर्ड डायरेक्शन में थे वो स्ट्रेंथ लेना चालू किए है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बाइंग साइड ही फोकस रखना है। 302 301 एक बाइंग का जोन है। स्टॉप लॉस 297 का लगा है। एक अपसाइड 312 तक देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सीजनलिटी का एक इम्पैक्ट है, इस हिसाब से बड़ी तेजी नहीं मिलेगी बट एक मोमेंटम अपसाइड यहाँ पे ये न्यूज पे मिल सकते हैं। एंड जो यूरो के प्राइसेस फिर से फॉर्म होना चालू है एंड जिस हिसाब से आप क्रूड के फंडामेंटल में भी जो बात कर रहे थे कि शायद यूरोप में जो डिमांड ऑफ एनर्जी है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और जब डिमांड बढ़ रही है तब थोड़ा सप्लाई का शॉर्टेज है, वो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस को यहाँ से एक बूस्ट दे सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं एग्री कमोडिटी पैक की। और सबसे पहले तो स्पाइसेस पर ही राय ले लेते हैं, जहां पर लगातार नरमी हम वापस से बिल्ट होते हुए देख रहे हैं। टर्मरिक ने स्ट्रेंथ दिखाई थी बीच में, लेकिन क्या व्यू है आपका रवि पूरे ही स्पाइसेस की पॉकेट पर? मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल पे सेलिंग का जोन ही रहेगा। थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है, इस हिसाब से थोड़े सेंटिमेंट भी एक्सपोर्ट के रिलेटेड खराब हुए हैं एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज थोड़ी सबड्यूट है, एक्सपोर्ट डिमांड सबड्यूट है। हायर लेवल पे मुनाफा वसूली का प्रेशर कंटिन्यू रहेगा। तीनों में मुझे ज्यादा वीकनेस यहाँ पे टर्मरिक में दिख रहे हैं। टर्मरिक का जो नया कॉन्ट्रैक्ट है जून कॉन्ट्रैक्ट वो 14,000 के करीब चल रहा है। ये कॉन्ट्रैक्ट को बेच के चल रहे हैं। स्टॉप लॉस 14,280 का लगा है। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि जून कॉन्ट्रैक्ट में 13,500 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। जीरा एंड धनिया में पर्टिकुलर एक काफी अच्छे सपोर्ट के करीब है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये लेवल से थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। हालांकि धनिया अगर शॉर्ट टर्म का किसी का आउटलुक है 4 से 10 से 12 ट्रेडिंग सेशन, तो आप जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 7300 पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 7120 एंड एक मोमेंटम अपसाइड शॉर्ट कवरिंग के पार्ट से 7500 तक आता हुआ दिख सकता है। एक राय ग्वार पैक पर भी लेते हैं, जहां पर लगातार हमने कमजोरी ही देखी है। एंटिसिपेट तो ये किया जा रहा था कि इस साल शायद बेहतर रहेगा ग्वार के लिए, बट वैसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। कंसिस्टेंटली अंडर प्रेशर है प्राइसेस। थोड़ा रिबाउंड आज भले ही दिखाई दिया हो लोअर लेवल से। क्या राय आपकी रवि पूरे ही ग्वार पैक पर? जब से ग्वार पैक की बात करें तो वहां पे भी लगातार वीकनेस थी, क्योंकि यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स के हिसाब से वहां पे बॉर्डर स्टेट्स में काफी वीक वाली हुई। साथ में क्रूड का प्राइस भी लगातार एक साउथवर्ड डायरेक्शन में था, तो इसका भी एक सेंटिमेंट का प्रभाव था। हालांकि ऐसा लग रहा है कि मेजरली जो नेगेटिविटी वो डिस्काउंट हो चुकी है एंड गुआर सीड में फोकस करें। जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो 5,000 के करीब ही चल रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अपसाइड देखने को मिले। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रखें, क्योंकि दिन में 20 से 22 पॉइंट की मूवमेंट आती है। तो आप 5,000 के नीचे 4,980 के करीब बाय करें। 4,920 का स्टॉप लॉस जून कॉन्ट्रैक्ट में लगा है। एक टारगेट आपको 5100 तक आता हुआ दिख सकता है। ओके, अच्छा एक क्विक व्यू डॉलर इंडेक्स पर भी ले लेते हैं। प्रणव, क्या व्यू है आपका डॉलर इंडेक्स के प्राइस मूवमेंट पर? नियर टर्म रेंज क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डॉलर इंडेक्स जब तक 100.50 ऊपर में क्रॉस नहीं कर पाता ये सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ये एक रेंज बाउंड मोमेंटम जो हम देख रहे हैं
वो कंटिन्यू रहेगा और नीचे की तरफ में डॉलर इंडेक्स फिर से 97 95 की तरफ जा सकता है। ओके, तो 99.41 पर फिलहाल ट्रेड करते हुए। थैंक यू रवि एंड प्रणव, आप दोनों का ही आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। देखिए आवाज समाचार ब्रेक के उस पार। नमस्कार।